अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। और अनडाउटेडली पिछले साल जितनी भी पाकिस्तानी फिल्में आई, अगर किसी फिल्म के म्यूजिक ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है तो वो तीफा इन ट्रबल का म्यूजिक था। एक एक गाना वो आउटस्टैंडिंग और सरप्राइजिंगली ये वो फिल्म है जिसका म्यूजिक सबसे ज्यादा अच्छा था और एक ही हमारे जाने पहचाने अवार्ड है, एक भी गाना नॉमिनेट नहीं हुआ इस फिल्म पे। दैट इज वेरी ट्रू। और एज यूजुअल आपको पता है ना कि अब्दुल्ला वीकेंड पे बड़े बिजी रहते हैं, तो अभी मुझे पता चल रहा है कि इधर भी आप चले गए और आप मिल आए, तो दैट्स वेरी नाइस। आप बड़े बिजी रहे। हाँ, बीमार थी, मैंने आपसे पूछा था। हाँ, दैट्स ट्रू। बीमारी की वजह से मैं तो लिटरली घर से क्या कमरे से इंसान निकल जाए तो बड़ी बात होती है, तो वो मेरा हाल था। बट एनीवे, हैप्पी टू बी हियर, हैप्पी टू बी विद यू गाइज एज वेल। बहुत सी बातें आपसे करनी है, लेकिन एक बात जिसके बारे में मैं और अब्दुल्ला और हमारी पूरी टीम बड़ी कंसर्न थी कि आजकल जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे सियासतदान जो हैं, जिनको वोट दे के आवाम जो है इन पोजीशन पे लाती है, लीडर एक होता है एक बड़े मैं क्या कहूँगी बड़े भाई की तरह या कोई ऐसे आदमी की तरह जिसको आप लुक अप टू करते हैं और आप एम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं कि आपका दिल चाहता है। ट्रांसलेशन देखें तो रहनुमा कौन होता है? Somebody you look up to, जिससे आप मुतासिर हो सकते हैं, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह जिस किस्म के मेंटोर्स, जिस किस्म के रहनुमा, जिस किस्म के लीडरान, जिस किस्म के कायदीन हैं, सब नहीं लेकिन कुछ इनफैक्ट बहुत से उससे बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं कि हम अपनी आने वाली नस्ल को, जो नौजवान बच्चे हैं इनको फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या सिखा रहे हैं कि हम ही ने इनको वोट दे के हम इस पोजीशन पे हम लाएं और इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो हम बात ये कर रहे हैं कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जुल्फिकार अली भुट्टो की 40th डेथ एनिवर्सरी पे बिलावल भुट्टो ने बड़ी इंप्रेसिव किस्म की कोई मेरा ख्याल है 1.5-2 घंटे की एक स्पीच थी, और जिस पे बहुत लोगों ने उनको सराहा भी कि बड़े अच्छे अब वो बोलते हैं और बड़े अच्छे इफेक्टिव तरीके से उन्होंने स्पीच वगैरह देना शुरू कर दिए। तो उस पे हमारे अपने शेख रशीद जो है, जो कि एक्चुअली ही इज नोन टू से अ लॉट, शामिल करेंगे। लेकिन एक्चुअली बिलावल ने क्या कहा था ना, पहले वो दिखा दें। हाँ, वो दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आइन को छेड़ा गया, 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को लात मारकर गिरा देंगे। ये सुन ले। ओके, हम भुट्टो के आइन को खत्म नहीं होने देंगे। तुम कोशिश करके दिखा लो, हम तुम्हारे सामने दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। अच्छा, अब ये तो बिलावल ने कह दिया। इसके ऊपर इंटरनेट पे भी आप देखें कुछ मीम्स भी हमें नजर आए जो कि बहुत ही बिलो द बेल्ट थे और बैड टेस्ट में जैसे कहते हैं ना चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन हम फिर लीडरान से वो सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते जो हम सोशल मीडिया सेंसेशन के तौर पे वायरल होती हुई चीज़ें देखते हैं। लीडर तो लीडर होता है, लीडर को तो लोग फॉलो करते हैं। अब शेख रशीद साहब से किसी ने पूछा, इनफैक्ट यही पूछा सहाफ़ियों ने कि बिलावल का जो लात मारने वाला बयान है उस पर वो क्या कहेंगे। तो उन्होंने क्या कहना था, उन्होंने कुछ करके दिखाया, वो भी देख लीजिए। एक लाख मारूंगा। द ट्रूथ इज कि हम थोड़े से स्पीचलेस हैं कि शेख साहब वैसे तो ही इज नोन टू से अ लॉट, मतलब ये कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस किस्म की कोई हरकत की हो। बहुत हरकतें, बहुत से जेस्चर्स, बहुत सी बातें वो ऐसी कर जाते हैं, जो बहुत से टर्म्स ऐसे कह जाते हैं जो कि शदीद किस्म की ऑफेंसिव होती हैं टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। लेकिन ये तो लगता है कि थोड़ी सी हद पार कर दी है, क्योंकि उन्होंने एक ही जेस्चर में एक पूरी इंटायर कम्युनिटी को ऑफेंड कर दी है। ऑब्वियसली बिलावल को तो उन्होंने ऑफेंड कर ही दी है, जो शेख रशीद को लुक अप टू करते होंगे उनको भी उन्होंने शॉक कर दी है। तो लिहाजा ये कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं थी। इनके एक जेस्चर ने, आपको पता है ट्रांसजेंडर्स की अगर हम बात कर लें, जो इन्होंने ये पूरा एक हरकत की है, तो उनके लिए अब तो बच्चा जो है उनके हकूक़ के लिए यहाँ लड़ रहा है और अब सेंसिटाइज हो रहा है कि उनको भी उनके राइट्स चाहिए। अब शेख साहब आपने ये एक चीज़ करके ना बिल्कुल लगता है कि आप बिल्कुल सीरियस ही नहीं है। उन लोगों के बारे में भी बिलावल को आपने उल्टा सुना दी। और आपको पता है हुमा, आपको याद है हमने एक पूरी कैंपेन का हम भी हिस्सा थे और एक कैंपेन चली थी कि ताली बदलो। जब भी ट्रांसजेंडर्स को लोग देखते हैं तो यही ताली का जेस्चर होता है जिससे उनकी तज़हीक मतलूब होती है। यहाँ पर मकसद वही होता है कि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाए, इंसल्ट किया जाए। ताली बदलो जो एक कैंपेन थी वो आपको याद होगी आई एम श्योर देखने वालों को। तो शेख साहब आपने तो वही बात कर दी जिसको बदलने की हम बड़े अरसे से, हम क्या सभी लोग बात करते हैं कि वो जेस्चर्स जो किसी की इंसल्ट के लिए बनाए गए हैं, वो आपने ऑन नेशनल टेलीविजन अबाउट अनदर पॉलिटिकल लीडर जिसकी भी फैन फॉलोइंग है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसकी पार्टी की एक हुकूमत है सूबे में,
मतलब है कि कमाल है वैसे। अच्छा, हमने डिसाइड किया कि वी विल टॉक अबाउट दिस, हम इतनी आसानी से इसको जाने नहीं देंगे इस बात को, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन दिस शो। एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी एक लीडर हैं, ही विल आल्सो बी जॉइनिंग अस लेटर इन द शो। एक्चुअली टॉपिक तो कोई और है, लेकिन हम ये वैसे कुछ लोगों की हंसी की आवाज आई थी इस जेस्चर के बाद भी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब वैसे ये वो जोक्स हो गए हैं जिन पे हंसी नहीं आती। एक्चुअली जब मैंने पहली बार देखा है सोशल मीडिया पे, मुझे तो हंसी नहीं आई एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि वहाँ जो हमारे ही सारे कंटेम्परेरी सहाफी बैठे हुए थे। व्हाई आर यू लाफिंग एट इट? उसी वक्त बता देना चाहिए अगले को, बेशक वो लीडर हो या बहुत बड़ी चीज हो, कि व्हाट यू फील। तो ये हमारी तरफ से भी ये चीज होनी चाहिए। अभी हम बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। और कुमैल नंजियानी, आपको पता है हमारे बड़े पाकिस्तानी निजात अमरीकी। एब्सोल्युटली। और अगर आपको ये भी पता हो कि वो ही स्टार्टेड ऑफ, वैसे तो उन्होंने स्टार्ट ऑफ तो बड़ा किया था, लेकिन सिलिकॉन वैली एक सीरीज है, एक बड़ी आई वुड से कॉमेडी, तो मैंने उसे कहूँगी लेकिन कॉमेडी एलिमेंट भी है, तो उसमें भी उनका बड़ा किरदार रहा और फिर उनकी मूवी भी आई। सो अब एंजेलिना जोली के साथ उनकी जो है ना वो खबर आपको जो देनी है, बिल्कुल जी, अब वो आ रहे हैं। ये पहले तो हम आपको याद दिला दें भाई, हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली पहली मर्तबा सुपर हीरो का किरदार अदा करने वाली है। एक तो ये भी खबर है, और इसमें दूसरा पहलू ये है कि एंजेलिना जोली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म द इटर्नल्स में सुपर हीरो का किरदार अदा करने के साथ साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं पाकिस्तानी निजात अमरीकी अदाकार कुमैल नंजियानी के साथ, और जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ज़बरदस्त। आपको पता है कि पाकिस्तानी जो होते हैं, बेशक आप बाहर भी रहते हों, बट यू आर ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट, तो आप बड़ी खुशी होती है, पर्सनल आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है इफ़ यू आर डूइंग वेल। एंड सो अब एंजेलिना जोली भी हमें एक सुपर की हीरो के तौर पर नजर आएंगी। वंडर वुमन और इन सब के बाद मार्वल में नजर आ रही हैं। वो तो वैसे ही एक सुपर वुमन टाइप लगती हैं, तो माइट एज़ वेल मतलब आप कर ही ले। अच्छा जी, मूविंग ऑन, ये तो हमने कहा था कि चुन के हम आपको कुछ अच्छी खबरें भी बताएंगे, तो ये उसमें आ गई। और अब आपको बताएं कि एक्चुअली वीकेंड पे होता क्या रहा है। तो आपको पता है कि नैब बड़ी सरगर्म हमें नज़र आई है ओवर द वीकेंड, और लाहौर में काफ़ी कुछ होता रहा है। हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे में 2 बार नैब उनके घर के बाहर खड़ी रही है, लेकिन हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, और हुसैन नवाज को पाकिस्तान भी नहीं लाया जा सका। एक ही दिन में नैब और हुकूमत को 2 झटके लगे हैं। तो आपको जल्दी से बता दें कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार ना किया जा सका, हुसैन नवाज को पाकिस्तान नहीं लाया जा सका, और एक ही दिन में नैब और हुकूमत को 2 झटके लगे। शरीफ खानदान को 2 जगह से रिलीफ मिला। हफ्ते के रोज हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम ने 24 घंटे में दूसरी मरतबा मॉडल टाउन लाहौर में वाक़ शहबाज शरीफ की रिहाइश का 96H पर छापा मारा। नैब टीम पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने के लिए कई घंटे बाहर मौजूद रही। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। के जजेस ने कहा कि नैब सियासतज़दा हो चुकी है। मीडिया ने इस पे टॉक शोज किए। वो ब्रिगेडियर अनीस जिसने खुदकुशी कर ली कि कल को असद मुरीद, उसने खुदकुशी कर ली कि ये जिस तरह तज़हीक आमेज सलूक करते हैं, इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये आज लोगों की जान लेवा बन गई है नैब। हुकूमती नुमाइंदों ने अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया। और आपको बताएं कि दूसरी जानिब उसी रोज़ इंटरपोल ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले पर इंटरपोल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इल्ज़ामात से मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम ने काबिल एतबार शवाहिद जमा नहीं कराए, हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी नहीं किए जा सकते। और इसी पे हम मज़ीद बात करेंगे। नैब कवानीन के माहिर राजा आमिर अब्बास हमारे साथ हैं। अच्छा जी, राजा साहब, आमिर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि 2 दिन तक कोशिश होती रही नैब टीम की तरफ से हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की। जमानत मिलना तो बिल्कुल आखिर का वाकया है, लेकिन इससे पहले इस कोशिश में नैब का कामयाब ना होना, क्या नैब की हिकमत अमली में कोई फ्लॉ था, कोई मसला था, या वाकई इतनी मुजाहिमत थी कि हो ही नहीं सकती थी गिरफ्तारी? यहाँ कुछ हमने अजीब मनाजिर देखे कि आपने वो जो सीढ़ी ले गए थे, वो सीढ़ी तो आपने जाके उनको
अरेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करनी थी, दीवार से लगाना था, जाना था और अरेस्ट करना था। लेकिन लग ऐसे रहा था कि शायद नायब की टीम जो वहाँ पे कैमरामैन्स हैं, वहाँ पे जो मीडिया वाले हैं, उनकी कंजम्पशन के लिए है। और हमने कभी नहीं देखा कि नायब के जो आईओज होते हैं या जो टीम के सरबराह होते हैं, वो तो अपनी आइडेंटिटी को जाहिर भी नहीं करते ताकि लोग अलर्ट ना हो जाएं। और वो आके अपने मीडिया पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो कभी अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात कर रहे हैं, कभी नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल अनटुवर्ड्सली एक अवॉइडेबल चीज़ें थी कि जो नैब ने अननेसेसरी की। उसके बाद आपने वहाँ पे रेड करनी थी, आप इतनी देर काहे का वेट कर रहे थे, 5-6 घंटे? क्या आप वाकई ही ये चाह रहे थे कि जी नैब कोई इस किस्म का ऑर्डर ले आए कि आपकी जान छूट जाए? तो मुझे तो लग रहा है कि शायद गालिबन नैब का कोई सच इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का इरादा ही नहीं था कि वो जाके अरेस्ट करे। अदरवाइज़ इस मुल्क की जो अकाउंटेबिलिटी की सबसे मजबूत जो सी एक एजेंसी है, वो इस किस्म के तरीक़ेकार से अरेस्ट नहीं करती, उन वारंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करती। और ऑन टॉप ऑफ इट हमें नहीं समझ आ रहा कि वो इतनी जल्दबाजी थी कि इन्हें एक दिन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होती है, उसी दिन आपने जाके अरेस्ट भी करना था, अगले दिन आपने फिर मौजूद हो जाना था। कौन सी वजह थी कि आप हमजा शहबाज शरीफ को नैब के ऑफिस में बुला के, जैसे कि उनके वालिद साहब को, मियां नवाज शरीफ को, दीगर रहनुमाओं को आप अरेस्ट करते हैं? क्यों नहीं वहाँ पे किया? क्यों नहीं पार्लियामेंट के बाहर जब वो जाएंगे सेशन तो वहाँ से अरेस्ट कर सकते थे? बेतहाशा और तरीके हैं। ये क्या वजह आपने ज़रूरी समझी कि आपने एक सीन बनाना है और उसमें आपने उनके घर के अंदर जाके कोई रेड वाला काम करना है? तो काफ़ी सारे सवालिया निशान हैं और नैब को इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। राजा साहब, हमारे भी बिल्कुल यही ख्याल था कि बड़े और तरीके थे जिसके थ्रू ये हो सकता था। मतलब इतना बड़ा एक ड्रामा, डेफिनेटली मे बी इट वॉज फॉर द मीडिया, मे बी इट वॉज फॉर टीवी। ये बताइएगा कि शहजाद अकबर साहब और हुकूमत के दीगर बड़े जो है ये दावे करते रहे हैं कि बरतानिया के साथ कुछ एक्सट्रेडिशन या इस किस्म की कोई ट्रीटी बन रही है, कुछ ऑब्वियसली वहाँ से मुल्ज़मान को वापस लाने के लिए। तो हुसैन नवाज को वापस नहीं ऑब्वियसली नहीं ला सकते, तो हुकूमत इंटरपोल को क्यों नहीं मना पाई कि ये हमें करना है? उनका ये कहना है कि आपने जो शवाहिद दिए हैं वो नाकाफ़ी है। क्या वजह है कि जो वो पूरे अदालत में केस चला हसन हुसैन का, आपने वो तमाम एविडेंस क्यों नहीं भेजा ताकि उनको बताएं कि जनाब ये है वो एविडेंस, ये है वो तमाम कोर्ट की वर्डिक्ट्स, ये वो केस है जिसके तहत इनके वालिद को, शमशीरा को सज़ा हो चुकी है। तो लगता ऐसे है कि दोनों तरफ से कोताहियाँ हैं। कुछ नैब और हुकूमत ने भी कमज़ोर केस बना के भेजा है, सही तरीके से तैयारी नहीं की। लेकिन जो असल चीज़ है, अगर आपने किसी शख्स को यूके से लाना है तो ये रेड वारंट्स बहुत मुश्किल काम होगा। आपने वो जो MOU साइन किए थे, वहाँ के इंटीरियर सेक्रेटरी भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, तो वो जब तक कन्वर्ट नहीं होगा एक म्यूचुअल ट्रीटीज़ में, और जब ये म्यूचुअल ट्रीटी आपकी रिपेट्रिएशन की, एक्सचेंज ऑफ अपने क्रिमिनल्स की, तो फिर वो मुमकिन बात है कि आप उनको इतनी आसानी से ले आएँ। अच्छा राज साहब, अब चाहे हमजा शहबाज का गिरफ्तार ना हो सकना हो या फिर इंटरपोल को हुसैन नवाज की वापसी के लिए तैयार ना कर पाना हो, अब इन दोनों केसेस में हुकूमत का जो एंटी करप्शन का बयानिया है ना, या कोशिशें हैं, जो दावे हैं, उनको शदीद नुकसान पहुंचा। आने वाले दिनों में ये कानूनी पेचीदगियाँ ना हो, ये मसाइल का हुकूमत को सामना ना करना पड़े, इसके लिए क्या कुछ बेहतर तैयारी की ज़रूरत होगी? क्या हिकमत अमली बनेगी? मौजूदा हुकूमत को भी अब ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि इस सिस्टम में और ये जो नैब का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो अकाउंटेबिलिटी का ये नारा दे रहे हैं और ये जो कह रहे हैं कि जी वो लूटी हुई पैसे वापस लाए जाएंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, वो ऐसे सिस्टम में मुझे किसी तरह से भी पाया तकमील की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इन्हें इसमें बहुत सी दुश्वारियाँ और मुश्किलात नज़र आएंगी, पेश आएंगी। और जब तक उनको रिमूव करने का एक प्रॉपर सद्देबाब नहीं किया जाता, लेजिस्लेशन करनी है, अदारों में रीवैम्पिंग करनी है, जो भी करना है, कानून साजी करनी है, उसकी गैर मौजूदगी में ये एक बहुत मुश्किल मरहला है और एक नामुमकिन सी एक एक्सरसाइज लगती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नैब कवानीन के माहिर राजा आमिर अब्बास। कह रहे थे कि बड़े मुश्किल मराहल हैं, बेहतर तैयारी की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच बाय द वे, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के टोटके खास तौर पे मुझे पहुंच रहे हैं। टोटके तो ऑब्वियसली आफ्टर द शो ही हो सकते हैं, अभी मैंने टिश्यूज रख लिए हैं बहुत सारे। अच्छा जी, जिंजर वाला गर्म पानी, एज इन अदरक का कावा और साथ में शहद
डाल के वो ना तो मैं पिएंगी मतलब तो 2 दिन से ज़बरदस्त कर हो ही रही जाएगा। हूँ। आई हैव बीन डूइंग एवरीथिंग एंड ऑनेस्टली मैं आई एम द लास्ट पर्सन जो एंटीबायोटिक्स एंड एवरीथिंग वो करे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सीन खराब हो गया था तो करना पड़ा। एक इशू जिस पे हम बात करना चाहते हैं, सुबह आपको पता है हमने शेख रशीद साहब का वो एक्शन जो है वो आपको दिखाया भी, शेयर भी किया और उसको ज़ेर बहस भी लाए, जिससे हमारा ये ख्याल है, हमारा ये मानना है कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी अफेंड किया गया और जाहिर है दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड लुक अप टू एज अ लीडर, ही शुड बिहेव मोर प्रॉपरली एंड मोर डिसेंटली। हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मसाइल की है। खैबर पख्तूनख्वा में पर्टिकुलरली इन्हें टारगेट किया जा रहा है, कत्ल भी हो रहे हैं, रेप भी किया जा रहा है और जो हुकूक हैं उनसे भी बहुत दूर रखा जा रहा है। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं के हकूक कहीं नजर नहीं आते, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी दुहाइयाँ दे रही है। पेशावर में रिहाइश पजीर फरजाना का कहना है कि जब वो मर्दान में पैदा हुई तो उनका नाम रियाज रखा गया, लेकिन घर वाले अपने साथ बिठा कर खाना नहीं खिलाते थे, भाई गैरत के नाम पर मार देना चाहते थे। ख्वाजा सरा फरजाना का कहना है कि वो अपनी माँ के उन अल्फाज को नहीं भूल सकती जब उसने उनके साथ ख़ानदान और माशरे की बदसलूकी देखकर भाइयों को कहा था कि उससे तो बेहतर है कि वो उसको फरजाना को यानी मार ही डालें। फरजाना का कहना है कि ख्वाजा सराओं को घर वाले कबूल करते हैं, ना ही माशरा इज्जत देता है और सारी उम्र जिल्लत के ताने सहना पड़ते हैं। इसके अलावा तशद्दुद, जिनसी इस्तेहसाल, हत्ता कि कत्ल भी कोई गैर मामूली बात नहीं है। पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा की हम बात कर रहे हैं जहाँ ख्वाजा सराओं के गैरत के नाम पर भी बड़ी तादाद में कत्ल किया जा रहा है। नादरा खान ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। नादरा, सबसे पहले तो ये बताइए, वैसे तो हकूक़ की जंग पूरे मुल्क में ही है और दुनिया के और भी ममालिक हैं जहाँ पर अभी तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने हकूक़ के लिए लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के किसी पर्टिकुलर हिस्से की बात करें तो हमें लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, चाहे वो कत्ल के हों, जिनसी तशद्दुद के हैं। आपको ऐसा फील होता है या फिर अक्रॉस द कंट्री एक जैसा है सब कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर जी। बात ये है कि पहले हमें उम्मीद थी कि चलो हमारा जो लॉ पास हुआ है उसके बाद कुछ बेहतरी आएगी, मगर उसके बाद ये 15-20 दिन के अंदर तो हद हो गई है तशद्दुद के वाक़यात। और पिछले कई सालों से जो कत्ल के चल रहे हैं केसेस वगैरह, गोली से मार देना, चाकू से मार देना और ज़िबा करने जैसे इतने ख़तरनाक जो वो हैं ट्रांसजेंडर पे जो जुल्म है वो मुझसे बर्दाश्त तो नहीं है। पर अब क्या किया जा सकता है इस सिलसिले में कि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हमारा लॉ पास हो चुका है और उसके बाद हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हम उसके बाद और अनसिक्योर हो चुके हैं। इन कुछ में अगर आप लाहौर से हैं तो पंजाब में भी यही सूरत हाल है, सिंध में भी क्या यही सूरत हाल है, या आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़रा ज़्यादा हालात ख़राब हैं? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? ज़्यादा हालात ख़राब हैं जी सर, पख्तूनख्वा में ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इंसानी हुकूक की जो ह्यूमन राइट्स हैं, तो मैंने कहा मैं तो पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ, मुझे तो किसी ने रब्ता नहीं किया आज तक। और कहाँ रजिस्टर होते हैं, क्या होता है और रिपोर्ट कहाँ जाती है, अगर रिपोर्ट जाती है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। अच्छा नादरा, ये भी बताइएगा जी नादरा, ये भी बताइएगा, और ऑब्वियसली आपको हमने इसलिए इनवाइट किया ताकि आप हमें एक क्लियर पिक्चर दे सकें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो अब शनाख्ती कार्ड भी ख्वाजा सराओं को मिल रहे हैं, तालीमी इदारे लाहौर में हमें पता है कि अभी खुल रहे हैं, सिंध की अगर बात करें तो सरकारी नौकरियां भी देने के वादे हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कि ऑब्वियसली बेहतरी लाने के लिए चेंजेस हैं, लेकिन ये एक्चुअली चेंजेस हो रहे हैं ऑन द ग्राउंड? आपको लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ लफ्जी हैं या फिर हो भी रही हैं? जी मेरा ताल्लुक़ KPK से ही है और मैं मानसेरा से आई हूँ और यहाँ जैसे मुझे बुलाया गया स्टूडियो में, तो KPK के हालात की बात यह है कि सिर्फ नाम तक महदूद है। पिछली गवर्नमेंट जो थी तो उसने प्लान किया था, अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ इस्तेमाल हुए। और उसके अलावा सबसे बड़ी मसला जो है सेहत कार्ड किन लोगों को दिए गए और उससे अलावा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे हैं वो किन लोगों को दिए गए। हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तो उससे महरूम है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि अभी जैसे इन्होंने वादे किया कि नौकरियां देंगे या ये लोग हमें कोई कारोबार वादे पूरे नहीं हुए। क्विकली अगर नादरा आपको आवाज आ रही है तो आपने शेख रशीद वाला वो आपने वो देखा था उनका जो टीवी पे चल रहा था, जिस तरह ताली बजा के वो बिलावल की बात पे रिस्पॉन्ड कर रहे थे सवाल पे, आपने देखा था? वो आपका इत्तेफाक हुआ? जी मुझे देख के जी मैंने देखा है और मुझे बहुत दुख हुआ कि माशाल्लाह इतने बड़े वज़ीर हैं, शेख रशीद एक नाम है, रेलवे के वज़ीर हैं, उनकी जो आपस की जंग है उस तक तो ठीक है। अब जब हम बाज़ार में जाते हैं तो लोग हमें तंज के तौर पे तालियां बजाते हैं, जो कि हमारा तमस्खर उड़ाया जाता है। और मुझे बहुत हमारी कम्युनिटी तमाम जितनी है वो ऑब्जेक्ट करती है कि शेख रशीद जैसे सीनियर सियासतदान ने हम लोगों की दिल आज़ारी की है, उनकी आपस की लड़ाई है, तो वो प्लीज़ हमें दूर रखें। नहीं किया तो कुछ बुरा भी ना करें, हम तो मजलूम लोग हैं और दुनिया जो तमाशा बनाती है, तो अब वज़ीर भी अगर इस तरह करने लग जाएंगे तो उस माशरे पे क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बात की, बहुत शुक्रिया आपका नादरा। आप कह रही हैं कि दुनिया तो तमाशा, वजीर भी ऐसे करने लग जाएंगे तो क्या फ़र्क है। वी आर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू नो कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन है या अमीर तरीन औरत कौन है। तो अमीर तरीन आदमी जो है वो तो जेफ बेजोस है, आपको पता है, CEO है अमेजोन के, और अभी रिसेंटली उनकी डिवोर्स भी हुई है, महंगी तलाक हुई है एक्चुअली उनकी। बिल्कुल, लेकिन औरतों की तरह बात हो जाए, औरतों की बात कर लेते हैं। फ्रांसवास बेटनकोट मेयर्स जो है उस दुनिया की सबसे अमीर तरीन खातून है, एक ब्यूटी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं। इनके असासों की मालियत है 49 अरब अमरीकी डॉलर। मैं करोड़ मुंह से निकलने वाला था, लेकिन करोड़ तो कोई चीज ही नहीं है, पर अरब वो में जाए। अच्छा, दूसरी जो है वो अमीर तरीन खातून, उनका नाम है एलिस वॉल्टन और उनका ताल्लुक भी अमेरिका से है, और उनके असासों की कुल मालियत जो है वो सिर्फ 44 अरब अमेरिकी डॉलर है। और तीसरी जो है ये तलाक के बाद मैकेंजी बेजोस आ गई हैं, जो दुनिया की तीसरी अमीर तरीन खातून हैं। हम आपको पता है ना, ब्रेक में आप ही के लिए तस्वीरें लेते हैं, फिर ट्विटर पे लगानी भी होती हैं, तो उन तस्वीरों को सेलेक्ट करना भी हमारे लिए एक चैलेंज बना होता है, क्योंकि जो तस्वीरें इनको अच्छी लग रही होती हैं वो मुझे नहीं अच्छी लग रही होती, जो मुझे अच्छी लग रही होती हैं वो इन्हें एक आंख नहीं भारी। और अक्सर वही होता है जो ये चाहते हैं, क्योंकि कैमरा जो है ना, फोन वो इनका यूज हो रहा होता है। आई डोंट नो व्हाई, तो इसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। भूल जाए सारी चीज़ों को। लेट अस टॉक अबाउट BRT। आपको पता है कि पेशावर का BRT जो है वो जब से शुरू हुआ है ये सारा मंसूबा, तो मैं कहूँगी कुछ बैड लक ही रही है। पहले मिसमैनेजमेंट, फिर करप्शन, और अब एक खातून भी जो हैं वो भी हलाक हो गई हैं यहाँ इस BRT की वजह से। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ताख़ीर दर ताख़ीर, करप्शन और बेनज़मी की कहानियाँ, और अब एक जान भी चली गई। पेशावर BRT मंसूबा तहरीके इंसाफ हुकूमत के लिए वबाल बनता जा रहा है, और बस हादसे में जाबहक होने वाली खातून लुबना का ताल्लुक चारसद्दा से था। खातून के अहले खाना ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। ड्राइवर छोड़ के भागा क्यों? हम गरीब लोग हैं, मेरी बीवी लोगों के घरों में काम करती थी, हमें इंसाफ चाहिए। हादसे के फौरन बाद फरार होने वाले बस ड्राइवर को पुलिस ने पेशावर के इलाके हयाताबाद से गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब पेशावर मेट्रो की रिपोर्ट पर साबिक और मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने आ गए हैं। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने वज़ीर आला महमूद खान की इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्गा में गुफ्तगू करते हुए परवेज़ खटक ने कहा कि चैलेंज करता हूँ, वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट गलत है। ये कहाँ से रिपोर्ट आई, पता नहीं किधर की ये बात करें कि 25%। मैं हैरान हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि गलत रिपोर्ट है। कोई 25% मुझे दिखा दे कहाँ पर नवाजा गया है, कहाँ पर दिए गए। महमूद खान की कमेटी की रिपोर्ट गलत है। महमूद खान की बनाई हुई कमेटी और इंस्पेक्शन टीम ये कह रही है, तो उसको कहने दो, साबित करें ना, को सामने लाए कि किस चीज़ में दिया, बताए तो सही किस चीज़ में दिया गया। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने अपनी रिपोर्ट में BRT मंसूबे में कई खामियों की निशानदही की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि BRT मंसूबा मुनासिब मंसूबा बंदी के बगैर शुरू किया गया, डिज़ाइन में तब्दीली के बायस मंसूबे की लागत में इजाफा हुआ और अवाम के पैसे को BRT पर ज़ाया किया गया। इसी पे बात कर लेते हैं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, वैसे बिल्कुल ही गले की हड्डी बन गया या फिर बैड लक है ये मंसूबा, समझ नहीं आता, कंप्लीट नहीं होता, आजमाइशी सर्विस शुरू होती है, खातून की जान ले लेती है। बस आप लोग तय कर सकेंगे कि कौन जिम्मेदार है सारी सूरत हाल का, पर्टिकुलरली इस हादसे का?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई बड़े अफसोसनाक वाक़या रहा और इसमें जो खातून जहाँ भाग हुई वो 4 सदस्य थी, वो क्रॉस करना चाहती थी, शायद उसके इल्म में नहीं था कि यहाँ बस चल रही है और वो अचानक कूद पड़ी। लेकिन बहरहाल उसके वज़ीर आला ने उसका नोटिस भी लिया है, उसका तहक़ीक़ात का हुक्म भी दिया था और उसमें जो बस ड्राइवर है उसको गिरफ़्तार भी किया गया, लेकिन अदालत ने उसको रिहा कर दिया। और वज़ीर आला साहब ने ऑलरेडी PDA को हिदायत कर दी है कि वो जहाँ भी जिस जगह पे जंगले मिसिंग है वो वहाँ पे लगा दे और जो पैदल गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए रास्तों को महफूज बना दें। शौकत साहब, ऑब्वियसली अब सारी चीज़ से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होना स्टार्ट हो गई हैं कि अब लगता है कि बस के इर्द जंगले की भी ज़रूरत होगी। अब पेडेस्ट्रियंस को, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको भी नए रास्ते चाहिए होंगे जाने के लिए। तो अब ऐसा हमें लग रहा है कि जैसे एक और डिज़ाइन में तब्दीली आने वाली है। क्या ख्याल है आपका? मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ी तब्दीली की ज़रूरत होगी, क्योंकि लोग अवेयरनेस की कमी है और इसमें क्योंकि पहली दफ़ा BRT सामने आ रही है और बीच जो हमारा मेन रोड है उसके ऊपर BRT बनाई गई है, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस की ज़रूरत है। बाकी तो जिस जगह पे जहाँ पे भी एलिवेटेड है या अंडरपासेस है वहाँ पे बाकायदा रूट छोड़े गए हैं, लोग जाते हैं। इसी तरह जहाँ पे स्टेशंस हैं उनके अंडरग्राउंड रास्ते दिए गए हैं। तो रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग जो हैं वो जल्दी करना चाहते हैं, जंगलों के ऊपर से चढ़कर कूदना चाहते हैं। जो भी है इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और भी आसान करें और लोगों को, ताकि एक तो अवेयरनेस आ जाए लोगों में। बाहर की दुनिया में भी इसी तरह होता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या इस तरह थोड़ी बहुत लोगों को वहाँ से गुज़रना होता है, चलना होता है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे आप देखें कि रात के वक्त जंगले चोरी हो जाते हैं, इस तरह के वाक़यात, और ये इन चीज़ों का इंशाअल्लाह ताला हम तदारुक कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो जंगले सिस्टम है वो ऐसा बनाया जाए जिससे लोग महफूज तरीके से गुजर सके रोड के ऊपर। अच्छा शौकत साहब, ये बता दीजिएगा कि परवेज़ खटक ने जरगा में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ठेकेदार को ज़ायद अदायगी नहीं की, वज़ीर आला महमूद खान की इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट झूठी है, साबित करें वो। आप दोनों हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, रिपोर्ट झूठी है? नहीं, रिपोर्ट तो झूठी नहीं है, लेकिन ये जो पैसों की बात है ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी रिपोर्ट के अंदर जो बाज़ चीज़ों के जो बताया गया है, खामियां इस तरह, वो तो आप कोई भी उसकी निशानदेही कर सकता है, क्योंकि जब तक BRT बनी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो निशानदेही हो सकती है। लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इसमें क्या कमी, क्या कोताही है। फ़िलहाल तो मैं समझूँ क्योंकि काम उस पर हो रहा है, काम जारी है। परवेज़ खटक साहब के दौर में बड़े तेज़ी से काम हुआ था, जो इनिशियल उनके जो 6 मंथ है उसमें बड़ी प्रोग्रेस आई थी, और अभी भी आप देखें कि कुछ अरसे से उस पर प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ हो गई है। कि मौजूदा वज़ीर आला भी इस पर पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं और वो ख़ुद विज़िट कर रहे हैं, महमूद खान, मुख्तलिफ उसके रात दिन में। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी उससे स्पीड वर्क का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो गया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ये कंप्लीट हो जाए। जो उनकी रिपोर्ट है उसमें कुछ चीज़ों की मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया है, लेकिन टोटली मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें की जो अच्छी है और उस पर हम अमल भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं कि रिपोर्ट जो थी वो झूठी नहीं है, उसमें बहुत सी अहम चीज़ों की निशानदही की गई है, विच आर देयर ऑन ग्राउंड, और जाहिर है कि वो चीज़ों की निशानदही तो कोई भी शख्स कर सकता है। अच्छा जी, व्हाट्स नेक्स्ट? जनाब, नेक्स्ट ये है कि सऊदी अरब में पिछले 1-1.5 साल से ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से काफ़ी मुस्बत इक़दाम उठाए गए हैं। सबसे पहले तो सऊदी ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी गई थी। अब खबर यह है कि पहली मरतबा सऊदी खातून फार्मूला रेस में हिस्सा लेंगी। कैन यू बिल्कुल जी, हाँ आपने सही सुना है। और रीमा जो फानी इनका नाम है, हमने आपको तस्वीर भी दिखा दी है, 27 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और ये हैं जी कार रेसर। बरतानिया में होने वाली फार्मूला रेस में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली हैं ये, और ये पहली खातून होंगी टू डू दैट। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फर्स्ट इन सऊदी अरेबिया, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जिस मुल्कों में पहले चीज़ें ना हुई हों, बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका वो फर्स्ट
लिस्ट में नाम आ जाएगा। रीमा जोफानी डबल रेसिंग में लुइस फॉस्टर और सेबेस्टियन अल्वारेज के साथ ये ड्राइव करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे भी ये हैरानगी होती है, एकदम से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की आज़ादी आई है, अनप्रेसिडेंटेड जो पहले से। तो अब इनके आपको पता है ना कि पूरा रेसिंग गियर होता है एंड एवरीथिंग, तो वो सारी एक्सेप्टेबल ही चीज़ें होंगी। अच्छा जी, आपको पता है ना कि सऊदी अरब से आप हमेशा से हम अपने बचपन से कहानियाँ सुनते थे, आपको बताएंगे कहानी भी। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हमने आपको बतानी है। और शुड वी स्टार्ट विद अक्रॉस द बॉर्डर कि क्या हो रहा है, क्या ख्याल है आपका? यस, तो जल्दी से आपको बताएं कि इलेक्शन जीतने के लिए मोदी ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ आंख मचोली खेल रहे हैं, बल्कि अपने लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। और हुआ ये है कि फरवरी में मोदी जी ने, ये हम ऑब्वियसली प्लीज डू लुक एट द सार्काज़म इन दिस, भारत में सीवरेज लाइनों की सफाई करने वाले निचले जो वर्कर्स हैं उनसे मुलाकात की और पाँच ज़ात, चलो जी अभी आपको दोबारा बताते हैं क्या हुआ है। 5 वर्कर्स से मुलाकात की थी और इनके पांव धोकर वर्कर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। अंदाजा करें कि द लेवल दैट दे वुड गो टू। मगर इन वर्कर्स की तंजीम के सरबराह जो है बेजवादा विल्सन उनका नाम है, उनका कहना है कि मोदी जी भारतीय सीवरेज वर्कर्स के साथ जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया, तो लिहाजा ये पाँव धो के पीने वाले ये सारे जो ड्रामे हैं, Why is he doing that? और उनका कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी ने वादा किया था कि वो मैनुअल स्कैवेंजिंग ख़त्म करेंगे, मगर उन्होंने इस हवाले से एक भी कदम नहीं उठाया। तो लिहाजा आप खुद जो सीवरेज लाइन के अंदर आप कमाल है वैसे, मैनुअल स्कैवेंजिंग बेसिकली कि आप खुद जो आपको पता है वो मैन होल जो होता है, सीवरेज जो होता है, उसके अंदर घुस के हाथों से निकालना और सफाई करना, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दिस इज मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो उनका ये कहना था कि ये खत्म कर देंगे, हम बड़े दावे किए गए थे मोदी ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन तंजीम के सरबराह जो हैं उन्होंने कहा है कि सिर्फ लफ्जी बातें हैं, तो सिर्फ कहा गया और ये सारे ड्रामेबाजी की गई है कि पाँव धोए और ये सब कुछ किया, बट इन एक्चुअल वैसे एक बात बताएं, हमें यहाँ बैठ के नजर आ रहा है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और इंतहाई अजीब नौइयत का पॉलिटिकल स्टंट है। आई वंडर कि भारतीय आवाम को ये सारी चीजें इतनी ऑब्वियस हैं। आई वुड रियली लाइक कि अब तक किसी ने एक फहरिस्त, एक लिस्ट बनाई है कि क्या क्या स्टंटबाजियां हो चुकी हैं पिछले 1-2 महीनों में, और ये एक्चुअली पता नहीं है कि ये स्टंट्स हैं, ये नजर आ रहा है। वरना मतलब पिछले 5 सालों में तो आपको याद नहीं आया ये करना, अब आपको याद आ गया ये सारी चीज़ें करना। वाई आर यू डूइंग इट राइट नाउ? तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि वहाँ के लोग एटलीस्ट इतना तो उनका होगा शऊर के वो देख लेंगे, दे कैन सी बियॉन्ड इट। हम देख रहे थे YouTube पे लाइव, आप लोग कितने हमारे साथ हैं, तो हजारों की तादाद में इस वक्त हमें लोग YouTube पे लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं सोच रही हूँ, मैं और अब्दुल्ला इनफैक्ट सोच रहे थे कि कुछ आप लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड एड्रेस यू ड्यूरिंग द शो। और जी बहुत सी बातें करनी है। और एक अफसोसनाक खबर जिसके बारे में हम जितनी भी बात करें लेकिन लगता नहीं है कोई कुछ कर रहा है। कराची में एक और मासूम बच्चा पुलिस मुकाबले की भेंट चढ़ गया है। सजाद खान की मौत फिर वही कहानी दोहरा रही है कि वाक़े से अमल की ऑब्वियसली अमल का किस्सा जो है वो हमें याद आना शुरू हो गया। और आपको बताएं कि ये किस्सा जो है 2 रोज़ पहले हुआ। और आपको ये भी बताएं कि कायदाबाद के करीब घर में तकरीब के दौरान मुसल्ला शख्स और पुलिस के दरमियान फायरिंग हुई। एग्जैक्टली वही किस्सा जो पहले भी हो चुका है कि पुलिस और मुसल्ला शख्स की फायरिंग के दौरान ये बच्चे जो होते हैं या फिर इनोसेंट बायस्टैंडर्स जिनको हम कहते हैं वो बीच में आ जाते हैं। और सज्जाद के वालिद ने एक्चुअली हुकूमत से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा करते हुए बताया है कि 2 रोज़ पहले इसका नतीजा आया था, बच्चे का नई किताबें ले रहा था, जब पता चला कि बेटा मुकाबले में मारा गया है तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को अपना पेट काट कर बड़ा करते हैं, बड़ा खून पसीना भी इसमें लगता है और पुलिस यूँ इन्हें बेदर्दी से मुकाबलों में मार देती है। तो पुलिस जब ये लोग पता नहीं से आ गया, बीच में इधर से इस लोगों ने फायरिंग शुरू कर दिया, और भी बच्चा लगा हुआ है और भी लोग लग जाता था, मगर ये हमारा बच्चा दवाई लेने गया था और उस वक्त ये जब आ रहा था पीछे से इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दिया। और आपको बताएं कि एसएसपी मलीर इरफान बहादुर ने बताया कि मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस ने एक मुलजिम शेर जमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। और दूसरी जानिब लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि इलाके में मंशियात फरोश हनीफ का अड्डा मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में ही चल रहा था।
SSP मलिर इरफान बहादुर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस मौजू पर। कितने हम पुलिस अफसरान से इस बारे में बात कर चुके हैं, ये बताइएगा इरफान बहादुर साहब कि कायदाबाद में पुलिस एक्शन के दौरान 10 साला बच्चे की हलाकत बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। क्या पता लग सका अब तक, हुआ कैसे, किसकी गोली से बच्चे की जान गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कायदाबाद में जो हमारे 2 कांस्टेबल थे वो वहाँ पे इंटेलिजेंस ड्यूटी पे मामूर थे उस इलाके के अंदर। वो जैसे ही जाए वकुआ पे पहुँचे हैं, मोटरसाइकिल दोनों हमारे जवान, वो जैसे ही जाए वकुआ पे पहुँचे हैं तो मुलजिम ने जैसे ही इन हमारे सिपाहियों को देखा है तो इन पे फायरिंग शुरू कर दी। हमारे जवानों ने जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुलजिम भी ज़ख्मी हुआ और मुलजिम की फायरिंग से हमारे दोनों जवान भी ज़ख्मी हो गए। और हमारे जवान को जो पीछे बैठा हुआ जवान था, जिसके पास असला मौजूद था, उसके हाथ पे गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी पिस्टल भी गिर गई और वो दोनों जवान वहाँ पे गिर गए और ये मुलजिम भी वहाँ पे ज़ख्मी हालत में गिर गया, मगर वो कंटिन्यूसली फायर करता रहा, जिसकी फायरिंग की वजह से उस बच्चे को जो है वो गोली लगी और वो बच्चा जो है वो उसमें ज़ख्मी हुआ और दूसरा बच्चा भी ज़ख्मी हुआ। और वो मुलजिम जो है वो वहाँ से फिर भाग के गली के अंदर एक घर के अंदर घुस गया। वहाँ पे 2 बच्चों को और एक ख़ातून को उसने यरगमाल बना लिया, उनको ढाल के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की। पुलिस ने हिकमत अमली से उस घर को घेरा देके उस मुलजिम को गिरफ़्तार किया और फिर उसको इलाज मुआलजे के लिए रवाना अस्पताल किया। अच्छा, आपका मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िमान की फायरिंग से बच्चे ज़ख्मी हुए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कायदाबाद वाले मामले की मुकम्मल तफ्तीश हो और अगर पुलिस का कोई कसूर निकले तो उन्हें सज़ा दी जाए, ये आप ही ऑब्वियसली यकीनी बना सकते हैं। तो क्या शहरी तसल्ली रखें, इस बार इंसाफ होगा? बिल्कुल तसल्ली रखें, इसकी बड़ी बारीक बीनी से तफ्तीश की जा रही है और हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है। मैं ख़ुद और SSP इन्वेस्टिगेशन है हमारे डॉक्टर फ़ारूक, हम दोनों ख़ुद जो है वो इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं ख़ुद और डॉक्टर फ़ारूक हम दोनों जाए वकुआ पे भी ख़ुद गए हैं, एक गवाह का हमने ख़ुद बयान लिया है, इलाका मकीनों से हमने स्टेटमेंट्स लिए हैं और हम इस केस की बारीक बीनी से जो है ना वो तफ्तीश कर रहे हैं। अगर कोई भी पार्ट पुलिस का, आप बिल्कुल तसल्ली रखें इस बात से कि अगर कोई भी पार्ट पुलिस का इसमें कोई फॉल्स पार्ट निकला तो बिल्कुल आप भी कार्रवाई की जाएगी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका SSP मलिर। अच्छा जी, आबदी साहब वेट कर रहे हैं बड़ी देर से। बिल्कुल आबदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार भी किया। आबदी साहब, सरकारी तालीमी इदारों में नए तालीमी साल में 12वीं जमात तक नया निसाब पढ़ाने का फैसला किया गया है, बड़ी अच्छी बात है। तो सर, आपके ख्याल में नए निसाब में क्या नया होगा, ये आप हमें बता दें, और क्या बच्चों की सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार होगा कि नहीं? नेचुरली हमें टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए होगी। नेचुरली जो कॉन्सेप्ट आ रहा है स्मार्ट स्कूल्स का, उसकी तरफ हमको देखना होगा। हमें क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल रीजनिंग को साथ रखना होगा। हमें इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन की बुनियाद क्लासरूम में डालनी होगी, क्विज कराने होंगे और बच्चे को इंडिपेंडेंटली आगे ले जाना होगा ताकि जो भी हम सिलेबस इम्प्लीमेंट करें उसको राइट मेथोडोलॉजी के साथ जेल करें ताकि हम अपने बच्चों की सलाहियतों को बेहतर कर सकें और इनफैक्ट उसका जो लर्निंग कर्व है उसको हम बेहतर बना सकें और बच्चा जो है वो कामयाबी से बढ़ सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आबदी साहब हमें बता रहे थे एक्चुअली अब तो हमें अपना गेम जिसे कहते हैं ना अप करने की ज़रूरत है एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। जल्दी से आपको बता दें, शुड वी टेल देम अबाउट जेडा पिंकेट स्मिथ। आपको पता है कि विल स्मिथ की वाइफ है और बड़े दोनों मशहूर पावरफुल कपल हैं, बड़ा इन्फ्लुएंशियल कपल है और जेडा पिंकेट स्मिथ राइट साथ में उनको देख रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट की रिसेंटली, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया कि शी इज़ मेस्मराइज्ड बाय पाकिस्तानी सूफी सिंगर्स, जिनमें उन्होंने आबदा परवीन जी का नाम लिया और राहत फतेह अली खान का नाम लिया और उनका ये कहना था कि अगर ज़बान समझ ना भी आए तो फिर भी जो उसका एक इफेक्ट है सूफी म्यूजिक का वो उनको बहुत पसंद है। इनका नाम भी उन्होंने लिया और जो गाना उन्होंने शेयर किया छाप तिलक तक स्टूडियो में गाया गया था, ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ हम भी बड़ा जब भी सुनते हैं मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह एंड आई विल बी फीलिंग बेटर होपफुली। सी यू टुमारो। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस